आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस वक्त देश की सियासत में शब्द अगर मैं कहूं चर्चा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वह है महागठबंधन। कोलकाता की सड़कों पर महागठबंधन की जो एक तस्वीर सामने आई, कोलकाता में ममता दीदी की रैली में जिस तरह से महागठबंधन की तस्वीर सामने आई है, तो वाकई में इस देश में सियासत की बदलाव की ओर संकेत कर रही है। उससे पता लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो कितना रोचक होने वाला है। इस पूरे महागठबंधन के मंच पर जहां अलग अलग सभी दलों के नेता एक साथ शामिल हुए, उन्होंने जमकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करते नजर आए कि देखिए, अगर फिर से मोदी आते हैं तो देश के लिए घातक होगा, और हम अगर यहाँ महागठबंधन अगर हम आए हैं तो देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और बहुत सारे तर्क दिए गए इस विषय में। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो महागठबंधन बन रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ इसको माना जाएगा मोदी वर्सेस महागठबंधन, इसमें किस तरह की समीकरण बन सकते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें तो हुई हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जो इस तरह की तस्वीर रही वो क्या था। देश में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली भी महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनी, जहां विपक्षी पार्टियों के आला नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। 13 पार्टियों के नेता इस रैली में मंच पर मौजूद रहे, वहीं बसपा ने भी अपना समर्थन दिया। इस रैली में चौंकाने वाली बात ये रही कि बीजेपी के 2 कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी विरोधी खेमे में नजर आए। इस दौरान ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यशवंत सिन्हा और केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को एक भी वोट आने वाला दिन नहीं देना चाहिए। ओ आया तो देश गया, ओ जाए तो देश के लिए मंगल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये मेरा का जरूरी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं बीजेपी जाए, वो पूरा जाए, उसको बाद हम लोग फैसला कर लेंगे और 5 साल के लिए अच्छा सरकारी बनेंगे। चिंता करने का इतना जरूरत बीजेपी का नहीं है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। विपक्षी पार्टियों के इस शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी करारा निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा और कहा कि ये अनैतिक शक्तियों का महागठबंधन है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेता कौन है ये तक तय नहीं है। रूडी ने तंज कसते हुए कहा कि सभी लोग मोदी को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के विपक्षी खेमे में शामिल होने पर रूडी ने कहा कि जल्द ही उन पर भी फैसला किया जाएगा। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है। जहां वो यूनाइटेड इंडिया का नारा दे रहे हैं, वहीं स्पष्ट रूप से एक डिवाइडेड लीडरशिप का भी एक बड़ा चेहरा उभर के आ रहा है। एक बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे इस मंच पर जो नेता यहां उपस्थित हैं, इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। इस साल होने वाला लोकसभा चुनाव का रण काफी रोचक होता दिख रहा है। साथ ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। महागठबंधन को नकारने वाली भाजपा
निश्चित तौर पर इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं महागठबंधन उनके सरकार बनाने की राह को ही नहीं रोक दे। साथ ही भाजपा के भी नेता जब विपक्षी खेमे में शामिल हो रहे हैं तो उससे भी भाजपा की छवि को नुकसान जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो देखिए, जिस तरह से कोलकाता में आज सियासत की तस्वीर सामने आई है, इस वक्त अगर हम ये कहें कि भारत में सियासत की एक अलग ही तरह की तस्वीर दिख रही है कि मोदी सरकार, 5 साल से मोदी सरकार, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने और उससे पहले जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनका महागठबंधन। लेकिन देखिए, तर्क है महागठबंधन की पार्टियों का कि हम जनता के लिए आए हैं, हम देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते और हम देश के रक्षक। निश्चित तौर पर ये लड़ाई इस तरह दिखने लगी है कि वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, जो 2014 में बीजेपी भारी सत्ता में आई, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां हर संभव कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी ये जो चुनाव लोकसभा का जो चुनाव हो, महासंग्राम है लोकसभा का, इस चुनाव में, आम चुनाव में वे मोदी सरकार को, बीजेपी को पूरी तरह टक्कर दे सकें और हटा सकें सत्ता से। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में बीजेपी से अमित गोयल साहब हैं, कांग्रेस से मेरे साथ आरसी चौधरी साहब। मेरा सबसे पहला जो सवाल है, तेरह पार्टियों के जो नेता मुझे लेकिन उनके समर्थन काम नहीं हुआ, कोई कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, कोई कह रहा है कि जी, मतलब अलग अलग तरीके से अगर आरोप लगाए जा रहे हैं जी। अगर ये सारी बातें सत्य होती तो आप लोगों को इतना डर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो काम किया है, इन सब दलों को पता है कि अगर बीजेपी से ये अकेले लड़ेंगे तो पार पड़ने वाली नहीं है। अगर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया होता तो क्या जरूरत थी आपको महागठबंधन करने की? कारण ये है, लड़ाई गुड़ की है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं, पुराने मामले खुल रहे हैं, लोगों को डर है। आज बहुत बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी माताश्री भी जमानत पर हैं। कई अपने माननीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश के ऊपर कई तरह के मामले हैं, मायावती जी पर कई तरह के मामले हैं। सब लोग डरे हुए हैं और एक मेरी बात सुनिए, नहीं इस तरह का कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। कुल मिला के बात यह है कि मोदी जी को रोकना, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। और आप ये देखिए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और मैं समझता हूं सबसे राजनीतिक बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, में कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं महागठबंधन, 78 सीटों का गठबंधन कर लिया, उन्होंने दो सीट छोड़ रहे हैं उस पार्टी के लिए। आप ये देखिए, आप कोई व्यक्ति यहाँ लखनऊ से जा रहा है, बिहार भाग रहा है, कोई व्यक्ति दिल्ली से कलकत्ता भाग रहा है, कोलकाता से दिल्ली आ रहा है। अरे इतनी छटपटाहट, इतना डर, इतनी बेचैनी क्यों है? मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, काम नहीं कर रही, जनता का उसमें विश्वास नहीं है, तो फिर आप लोगों को महागठबंधन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कारण यह है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति सामने खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूं, कोई टाइम था कि कांग्रेस के सामने सबको गठबंधन करना पड़ता था, कांग्रेस बहुत शक्तिशाली थी देश के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी पोजीशन में है कि कांग्रेस समेत सभी दलों को गठबंधन करना पड़ रहा है। गठबंधन का उद्देश्य जो भी है, अनैतिक है, गिरा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए, लेकिन करना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बताता है, नरेंद्र मोदी जी के काम को बताता है, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनैतिक गठबंधनों से फर्क नहीं पड़ेगा। अमित गोयल जी, जब आप इस बात को, जब आप इस महागठबंधन को, ठीक है, आप कई पार्टियां एक साथ मिलकर, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, चुनाव लड़ रहे हैं और वो अनैतिक, अगर जब आप कहते हो तो अनैतिक, आपकी राजनीतिक दृष्टि से वो अनैतिक नहीं होता। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, भारत की राजनीति में गठबंधन करना कोई नई बात नहीं है। गठबंधन हमेशा होते रहे हैं, आपने भी गठबंधन किया है और राजनीतिक पार्टियां भी गठबंधन करते भी आई हैं, गठबंधन टूटते भी आए हैं।
ये एक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन गठबंधन का स्तर कैसा, मायावती जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश को मान लेते हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच जानी दुश्मनी, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जान से मारने के मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं, और दोनों आज एक पे, मतलब दो विपरीत विचारधारा के लोग तो मिल जाए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो अपने आप में जानी दुश्मन है, जिनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे हैं, वो पार्टियां आकर एक मंच पर बैठ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गठबंधनों में नैतिकता नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से जो मोदी जी ने देश के अंदर नीतियां लाए हैं, देश आगे बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, करप्शन रुक रहा है, पुराने मामले खुल रहे हैं, डर है कि अब किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना ये दल मिलके दलदल कर रहे हैं, कमल हमेशा कीचड़ में कितना है, जितना दलदल करेंगे उतना कीचड़ बढ़ रहा है, और जितना कीचड़ बढ़ रहा है कमल उतना ही तेजी से बढ़ेगा। देखिए, वो तो अभी लोकसभा चुनाव जब होंगे जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिर कमल खिलाना है उनको कि वो किसका साथ देंगे। जनता जनार्दन फैसला करेगी, जनता को दिख रहा है पूरे देश के सामने। 3 राज्यों की जनता ने भी फैसला किया अमित जी। लेकिन अब मेरा सवाल इधर है आप लोगों से, आरसी चौधरी साहब, आप गठबंधन, आप ठीक है, ये जो आज लोग जमा हुए वहां पे रैली में, बहुत सभी 13 दलों के तो नेता थे, आपके नेता अभिषेक मनु सिंह भी वहां मौजूद थे, उनका पत्र गया था, लेकिन आप मुझे, खड़गे जी भी थे वहां पर, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से अभी यूपी में गठबंधन में आपको, देखिए यूपी के गठबंधन में सबको दिखा कि आपको एक तरह से उन्होंने अहमियत नहीं दी, अब ये गठबंधन है, कांग्रेस क्या गठबंधन, मतलब कांग्रेस का गठबंधन आप किस तरह देख रहे हैं? बार बार कई बार क्या पूरी तरह से कांग्रेस खुद ही सक्षम नहीं पा रही अपने आप को किसी भी तरह से? सुधांशु जी, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। ममता दीदी ने कुनबा। भारतीय जनता पार्टी के नेता को याद होना चाहिए, 2014 का लोकसभा जब चुनाव लड़ा था, उससे पहले 46 दल थे उसके अंदर, और ये दल थे या दलदल थे, और कैसे कमल खिला था और किस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो साझा था, और साझे की जब शुरुआत हुई और देश के अंदर जो मुद्दे रखे थे, बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, गिरता रुपया, प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर रुपया, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी की मार, तमाम मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा था। देश के सामने तमाम मुद्दों के तहत इसी तरीके से 46 राजनीतिक दलों को, गठबंधनों को, संगठनों को जोड़ के उन्होंने देश के अंदर मूवमेंट किया। देश की जनता ने एक बड़ी सशक्त सरकार दी, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और 282 सीट जीत के आए। जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी को यह अहंकार हो गया कि ये जो पूरी की पूरी कुनबा है वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, ये एक व्यक्ति का करिश्माई नेतृत्व है, मुद्दे गौण हो गए। देश की जनता ने मुद्दों पे जनादेश दिया, लेकिन व्यक्ति अहंकार में यह हो गया कि 30 साल बाद में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। अटल जी की जब सरकार थी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही बात कहते थे कि हमारी सरकार है वो एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, संसद का पहला अध्यादेश यही आएगा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र का एक अपना समय है, 5 साल बाद में चुनाव होते, चुनाव से पहले जितने जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हार गई और 272 पे आके अटक गई। जब 72 पे अटकी, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को याद आया कि ये भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। एनडीए के घटक दलों से उन्होंने चर्चा शुरू करनी की, और जो उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, चाहे वो बिहार के अंदर किए हो, चाहे उन्होंने आंध्रा के अंदर किए हो, आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, वो जो घटक दल, जो शिवसेना थी, पीडीपी थी, वो छोड़ते चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये है कि आखिर उन्होंने अनैतिक तरीके से जितने जो संवैधानिक संस्थान हैं उनका प्रयोग किया, वो प्रयोग अपने खिलाफ जो राजनीतिक दल है उनको खत्म करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगे, डायरी के अंदर उनका नाम आया, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने पैसे लिए, लेकिन उन्होंने कभी जांच नहीं कराई। जब जेपीसी की मांग की, राफेल के अंदर उन पर राफेल का मुद्दा उठा, और ये मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया। 2 सरकारों ने जहां पे गठबंधन किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, देश का प्रधानमंत्री एक दिन भी आगे जवाब नहीं देता है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी की जो संपत्ति है वो 50,000 से 80 करोड़ रुपए हो जाती है, 16,000 गुना बढ़ जाती है। देश की जनता को नहीं बता पाए, जो मुद्दे थे उन पे चर्चा नहीं हो, इसलिए देश के खिलाफ में जो बोल रहा है, देश की सरकार से जो जवाब मांग रहा है, वो राष्ट्रद्रोही है
और उसको पाकिस्तान भेजने का भारतीय जनता पार्टी आदेश दे रही है। दूसरा, जो इसके महिमा मंडल में लगा हुआ है, जो व्यक्ति की पूजा में लगा हुआ है, वो ही सच्चा राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम है। आज राष्ट्रभक्ति दो तरह से है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति वो है जो अमित शाह और मोदी जी के अहंकार को सलाम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति है। दूसरी तरफ इस देश के तमाम जो लोगों ने शहादत दे के आजादी ली और संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इन्हें राष्ट्रद्रोही नजर आते हैं। ठीक, आरसी चौधरी साहब, मेरे साथ पूनम चंद भंडारी जी भी हैं, आप पार्टी से आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं पूनम चंद जी एक बात जानना चाहूंगा, देखिए वहां जो महागठबंधन है, आप जब जो केजरीवाल जी मौजूद थे, शरद यादव भी मौजूद थे, सारे ही लगभग जो हिंदुस्तान के जो एक क्षेत्रीय दल हैं कुछ और नेशनल पार्टियां हैं जो ठीक अच्छा लेवल है जिनका, वो मौजूद वहां थे। यही आपके जो अरविंद केजरीवाल ने ये एक समय में शरद यादव को चोर बताते थे और आप लोग वहां, लेकिन मुझे जब हम बात कर रहे हैं जनता की जनता का अगर हम भला होना है, ममता जो बनर्जी हैं वो कह रही हैं कि अगर वापस मोदी आ गए तो ये देश गया, मतलब ये देश चला जाएगा, खत्म हो जाएगा देश। तो मैं समझना चाहता हूं आप लोगों का जो महागठबंधन जो है, क्या वाकई में ये देश के लिए है या केवल अपनी जीत के लिए? देखिए, जब देश पे मुसीबत आती है उस टाइम सब लोग एक हो जाते हैं उस मुसीबत से निपटने के लिए। ये प्रकृति का नियम है। ये राजनीतिक मुसीबत है मेरे भाई नहीं, इस देश के अंदर संविधान को ताक पर रख दिया गया है, जहां पर सीबीआई के डायरेक्टर रात को 2 बजे उसको ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे को चार्ज संभाला जाता है और चार्ज संभालने के बाद हैंड टू हैंड वो ट्रांसफर करता है लोगों के। जिस देश में ये हो रहा हो, जहां संस्थाओं को पूछा जा रहा हो, जहां संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा हो, जहां सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के जज पटनायक के नेतृत्व के अंदर सीबीसी ने जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट दी कि वर्मा जी के खिलाफ में कोई मामला प्राइमा फेसाई बनना नहीं पाया, उसके बाद में इमीडिएटली उनको हटाया जाता है। तो जब ऐसी स्थितियां देश के अंदर पैदा हो गई है, मोदी ने क्या वादे किए थे, महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारी कम कर दूंगा, ये मांस का एक्सपोर्ट होता है, मेरा दिल बहुत दुख पाता है बहनों भाइयों क्या हो रहा है इस देश के अंदर। 4.25 साल हो गए, एक आदमी को जेल भेजा, उन्होंने क्या कहा था उस टाइम, बहनों भाइयों लोकसभा के अंदर जो बैठे हुए ये क्रिमिनल्स हैं, ये यार बैठने चाहिए नहीं बैठने चाहिए कि नहीं, मैं आते से पहले क्या करूंगा, क्या किया तो बता दिया। बाहर से काला धन लाना था, उस काले धन में क्या हुआ, 5 साल पूरे होने को आ गए, कुछ कार्रवाई नहीं करी। एसआईटी गठन के लिए झूठ कहते हैं मैंने गठित की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसने डायरेक्शन अगर आज अगर नहीं किया उन्होंने तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी होंगे, तो एक नाम मात्र कमेटी बना देगी, आज तक उस कमेटी में काम नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो दिल्ली में केंद्र सरकार में अमेंडमेंट कराया है पीसी एक्ट के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए ना जब मोदी जी तो रूकने जाते हैं ना, क्या अमेंडमेंट किया है कि सरकारी कर्मचारी यदि भ्रष्ट है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है। पहले सरकार को बताइए, सरकार अगर परमिशन देगी तो आप जांच में जांच भी नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं ये। फिर अभी 20 दिसंबर को और उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि 10 एजेंसियां ये किसी कंप्यूटर को जांच कर सकती है, हैक कर सकती है, देख सकती है, जबकि पहले कानून बना हुआ है सेक्शन 69 आईटी एक्ट बना हुआ है जिसके तहत ये कहा गया है कि कोई जांच करनी है उनको, किसी को भी अधिकारी को, तो स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां लिखित परमिशन देगा और वो आपको परमिशन देगा, आप जांच कर लीजिए। तो ये जो मुझे आप बताइए, करप्शन को खत्म करने आए कि करप्शन को बढ़ाने के लिए आए, पहली बात ये है। राफेल के अंदर जेपीसी गठन में क्या दिक्कत आ रहा है, एक व्यक्ति ईमानदार है, बताओ एक सेकंड, एक व्यक्ति ईमानदार है, क्या दिक्कत आ रही है। और ये मतलब आप क्या चल रहा है कि वो गठबंधन वो क्या कर रहे हैं, अरे आप ये देखो आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है तो इनका गठबंधन बढ़ना चाहिए, मजबूत है, छोड़ जा रहे हैं, नायडू छोड़ के चले गए, पीडीपी ने इनको छोड़ दिया और कई छोटे अपना दल वगैरह कई छोड़ के इनको जा रहे हैं, पासवान इनको आंखें दिखा रहे हैं। आज इनके नेता वहां मौजूद थे, इनके भाजपा के नेता जो भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और ये सारे अच्छे नेता वो जाकर बोल रहे हैं, तो इसके क्या शो कर रही है। और अब अच्छा काम, अगर अच्छा काम करते तो सब लोग साथ रहते ना। आडवाणी की अपनी मतलब आडवाणी की बेइज्जती कर रहे हैं करके, एक व्यक्ति जिसने वो कहां से कहां पहुंचा है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति इस प्रकार का हो, नोटबंदी में लोगों को लाइन लगवा के लोगों को मरवा दिया, किसानों ने इतनी आत्महत्या की जो कभी नहीं की गई, तो सारे ऐसे काम किए, सारी जनता ने। देखो वहां क्या हुआ है, महागठबंधन किसने वर्ड दिया है, ये कह रहा है महागठबंधन, कोई नहीं कह रहा महागठबंधन में क्या होगा। आज सारे पार्टियों के प्रतिनिधि करीब करीब वहां पहुंच गए हैं
और वो जनता के प्रतिनिधि हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि बता दिया कि जनता नाराज है। 1 मिनट और 2 मिनट बताऊं, बाबर के नेता कौन होगा? 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ नेता कौन था, मुझे आप बता दीजिए। 2004 में वाजपेयी सामने कौन नेता था, ये मुझे बता दीजिए आप। 85 के अंदर राहुल आए थे, राजीव गांधी आए थे। 89 के अंदर कौन नेता था, मुझे बता दीजिए आप। तभी तो रहा था, तभी तो है ये। यानी जहां ये सारी बात साबित करती है। ये जो महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जो इस वक्त का दौर है, जब आप 77 की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जब एक महागठबंधन तो ये बाबर के इश्यू आ रहे हैं, मतलब मोदी साहब कौन होगा? मोदी साहब बाबर कौन करे? तो मैं पूछा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कौन था, प्रमोद भाई ने कहा था। सभी पार्टियों के नेता है ना मोदी जी के सामने। तो मैंने ये जो बार क्या कह रहे हैं कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ 77 पीएम कैंडिडेट कौन था? मैं पूछ रहा हूँ 89 के अंदर पीएम कैंडिडेट कौन था? मैं पूछ रहा हूँ 2004 कौन था? कोई था। फिर हो रहा है इसलिए ये तो क्या है, बहाने बना करके करना चाहते हैं। जनता को गुमराह किया है, जनता को बर्बाद कर दिया है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन लगातार बढ़ता है, जनता त्राई कर रही है, रोजगार है नहीं, लड़के परेशान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब मैंने राजस्थान देखा, कभी बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, ये हाल हो गया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं, चाइना से लगातार इंपोर्ट हो जा रहा है, पाकिस्तान से आप चीनी मंगा रहे हो, और कश्मीर के अंदर जिन्होंने पत्थर फेंके सैनिकों पर, उन 10 सालों के मुकदमे आपने ये क्या उठा लिए कि भाई वो तो मासूम है। अब क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को, किस प्रकार की बातें आप कर रहे हो? जाकर के माता जी से मिलने आएंगे तो कैमरा में जाएंगे माता जी से मिलने के लिए, अरे आप उसको मार्केटिंग कर रहे हो। अरे माता जी कौन नहीं मिलता, कौन व्यक्ति है जो अपनी मां की इज्जत नहीं करता? पूनम चंद जी, अभी मैं बिल्कुल श्याम जी, आज जो तस्वीर देखी आपने ममता बनर्जी की रैली में, और जिस तरह से सभी दलों के नेता वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि ये तो उनके तेवर दिख ही रहे थे, बागी लगी रहे, उनके बयानात इस तरह के आते थे, यशवंत सिन्हा मौजूद थे और अरुण शौरी मौजूद थे। और आज की जो तस्वीर है, अब उसको आप किस तरह देख रहे हैं? एक सियासी नजर से आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ये तो माहौल बनने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से गठबंधन मजबूत तरीके से बन पाए। अब नेतृत्व तो कौन करेगा, ये थोड़ा सी समस्या पैदा हो जाती है। आज ममता जी ने जो रैली की, उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 23 दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, 3 मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, आपके कुमार स्वामी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, 5 पूर्व केंद्रीय नेता भी शामिल हुए, जिसमें शरद यादव केंद्रीय मंत्री रहे, शरद पवार है, जसवंत सिन्हा है, अरुण शौरी है, और राम जेठमलानी है, ये केंद्रीय मंत्री रहे। 6 पूर्व सीएम भी शामिल हुए, जिसमें अब देखिएगा अखिलेश यादव है, फारूक अब्दुल्ला है, बाबू मरांडी है, मायावती है, गेंगा अपाप है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जाकर के आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन के रूप में खड़े हुए, जिसमें कांग्रेस के भी मनु सिंह भी गए थे प्रतिनिधित्व करने, क्योंकि लेकिन हो रहा है, आप देखिएगा जब आज जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में धाड़ मारी है बीजेपी के खिलाफ, ये तो है कि अब बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले नहीं है। बीजेपी के जो दिन थे अब ढलने लगे, क्योंकि कारण ये है कि अब जब आपने चुनाव जीतने की स्थिति बन रही थी, जब आप बहुत मोदी जी कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस गई भाजपा आई, कांग्रेस गई भाजपा आई, अभी हो रहा है कि भाजपा गई कांग्रेस आई, भाजपा गई कांग्रेस आई। 3 जगह जहां आप बहुत शक्तिशाली तरीके से लड़े थे और कह रहे थे कि हम तो शासन में कभी 20 साल से लड़ रहे हैं, 15 साल से जीते और यहाँ से दोबारा आएंगे, लेकिन जो सपने आपने देखे थे वो दिख नहीं पाए। उसके बाद आप लड़खड़ाए, उसके बाद आपने जीएसटी में भी बदलाव करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें बहुत सारी योजनाओं पे भी आप जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यदि वापस से शासन में नहीं आए तो। लेकिन श्याम जी, एक महत्वपूर्ण बात, ये महागठबंधन अभी तो जैसे नेता को लेकर भी एक असमंजस है कि कौन इसका नेतृत्व करेगा, कौन इसका नेता होगा, अभी और महागठबंधन को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं, कई तरह की। अब आने वाले समय में जब सीटों का बंटवारा की बात आएगी, जब कई चीजें होंगी, तब महागठबंधन जिस तरह से जो एकता दिख रही है, हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बाद में पता इस तरह की स्थिति आ गई चुनाव से पहले कि सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देने लगा। भाई ये इतनी आसान राह भी तो नहीं है महागठबंधन की। देखिएगा कि ये चुनाव पूर्व गठबंधन है, और गठबंधन के बाद किस ग्रुप के कितने लोग जीत के आएंगे वो दावेदारी होगी। अब ममता जी ने आज दावेदारी की मैं भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ प्रधानमंत्री के भी कई दावेदार उभर रहे हैं। मायावती कहते मैं भी तैयार हूँ, राहुल गांधी कहते मैं भी तैयार हूँ। बाकी लेकिन ये है कि आपके जो यूपीए का जब गठबंधन होगा, जिसमें सीट अधिक जीत के आएगा, उसको प्रभावशाली भूमिका मिलेगी। अभी तो क्योंकि अभी तो हमको यह है कि
बीजेपी को शासन से बाहर करना। एक मूल मंत्र इनका यह है कि किसी प्रकार से हम बीजेपी को जो शासन में पूरे देश में छा गई थी उसको किस तरह से छाटें। अब देखिएगा दिल्ली में केजरीवाल खड़े हैं, ममता जी बंगाल में खड़ी हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में खड़े हैं, राजस्थान के में 3 जगह तो अब कांग्रेस 4 जगह, फिर आपके पंजाब में भी 4 राज्य में खड़े हैं, अखिलेश और मिलकर के मायावती उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई। तो अब ये जिस प्रकार से पहले सिनेरियो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी दिख रही थी, अभी दिख रहा है कि बीजेपी को चुनौती देने वाले दल सक्षम रूप में खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उनको ये कह दो कि आप बड़े आराम से हम बीजेपी हरा लेगी, ऐसी स्थिति नहीं। बेचैन जो दो जोड़ी बनी है। 2014 में 2014 के अंदर मोदी लहर थी और सब बिखरे हुए थे, तब भी 31% वोट आते इनके। मैं एक मोदी लहर खत्म हो चुकी है। दोबारा आऊंगा अमित जी, जिस तरह की स्थिति यहाँ देखिए, श्याम जी ने जो कहा, आप प्रधानमंत्री जब आज लाइव अपना भाषण दे रहे थे, लगातार वो अलग अलग जगह दौरों पर हैं, वो यही कह रहे थे कि देखिए ये अनैतिक शक्तियों का गठबंधन है, इनका मैंने दाना पानी रोक दिया है, इनका दाना पानी मैंने बंद कर दिया और इसलिए कुलबुलाए हुए हैं, छटपटाए हुए हैं और इसलिए इस तरह की स्थितियां बन रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे मित्र, कांग्रेस के मित्र, आपके मित्र, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के लेकर सवाल उठाया। तो पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल किसने उठाया? चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब आप चुनाव हारते हैं तो आप ईवीएम में ठोकरा फिरते हैं, और जब आप चुनाव जीत जाते हैं, नहीं मेरी बात पूरी बात का सुनिए, मैं बोला नहीं बीच में, आप बहुत देर बोले। अरे आप प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम है, सुनिए, एक पंच नहीं है, एक प्रधान नहीं है, पार्षद नहीं है, और आप डिबेट को बाधित करते हैं। आप 4 मिनट तक बोल रहे हैं, झूठ बोलते रहे, हमने चुपचाप सुना। आप सुनिए, शांति से सुनिए, डिबेट खराब मत करिए, आप डिबेट खराब मत करिए। 4 मिनट तक आप बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, सामने बोलिए, चुप रहिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको, चुप रहिए, आप सुनने दीजिए। आपने आरोप लगाया संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आरोप लगाया। मैं रात को ये बताओ, रात को 2 बजे इस बात का जवाब आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आप इंटरव्यू ले लीजिए, चुप रहिए, इनको एक बार जवाब भी ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर मामला उठाया। देश के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग संस्था है, संवैधानिक संस्था है। बार बार उसकी गरिमा को किसने तार तार किया? अरे सुनिए, आप बोलिए मत बीच में। हमारे भाई आप तो है नहीं, और किया, अरे आप तो है नहीं, आप तो है नहीं, आपका प्रॉब्लम ये है नहीं संजी, इलेक्शन आपके पास नहीं होते हैं, आप चिल्लाकर डिबेट को बाधित करते हो। आप शांति सुनो, बात तो बता चलिए, शांति सुनिए। आपने 4 मिनट तक लगाया था, झूठ बोला, 4 मिनट तक बोला, आप जवाब ले लूंगा, बिना आपके इलेक्शन कमीशन ने, मैं कह रहा हूँ पंच प्रधान आयोग घोषित किया, हाईकोर्ट ने भड़काव लगाई, और जवाब ले लूंगा। अभी जवाब लेता हूँ अमित जी मैं आपसे इस बात, ये जो आप जो अपना, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, पूरी बात मैं अपनी पूरी बात कर दूं, लेकिन अगर संक्षिप्त अभी मुझे, मैं मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया, ईवीएम पर बार बार प्रश्न उठाकर किसने संवैधानिक संस्था की मर्यादा को तार तार किया? आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है, आप चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। दूसरी बात, आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग कौन लाया पूरे देश में? पहली बार चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाए कांग्रेस। मैं पूरी बात, मैं अभी वक्त एक ब्रेक का चला, मैं वापस दोबारा आता हूं, दोबारा आपसे इस बात का जवाब लूंगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा विषय हो गया कि महागठबंधन भी, अगर ये क्लियर है कि महागठबंधन के जो नेता है कह रहे हैं कि देश को बचाना है, तो इस बात से भी ये भी गले नहीं उतरती है बात कि केवल जीत के लिए आए हैं कि देश को बचाने के लिए आए हैं। ये भी लोगों को समझनी होगी कि ये आखिर सियासत किस तरफ जा रही है। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं जो तस्वीर आज पश्चिम बंगाल में देखी ममता बनर्जी की रैली में, जिस तरह से महागठबंधन का एक एकता दिखाई दी, वो मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली है। क्या ये जो चुनौती है वो काफी भारी पड़ने वाली है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में? ब्रेक पर जाने से पहले अमित जी आप एक बात कह रहे थे, आप जवाब दे रहे थे कि देखिए जिस तरह से मोदी सरकार के लिए आप चाहे कितने भी महागठबंधन कर लीजिए, लेकिन आप चूंकि आपकी जो पार्टी है, जो नेता है आपके जितने भी आला नेता, वो विकास और विकास की बात को लेकर जनता के बीच में उतरे हुए हैं, तो क्या ये विकास आपको आपकी नैया को पार लगा देगा? देखिए मैं आपको बताऊं,
आज कांग्रेस के जो प्रमुख नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उस रैली को संबोधित करते एक चीज एक बार टोक रहा हूं आपको, और ये जो आपके आज जो आपके बागी नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो काफी समय से बागी तेवर दिखाते थे, आपके जो यशवंत सिन्हा जो आपके पूर्व भाजपा नेता का जो नेता है अरुण शौरी, वो महागठबंधन के मंच पे दिखाई दी, इसका भी कोई एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है? देखिए मैं आपको बता दूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए जी। तो एक तो तय कर दिया उन्होंने कि एक महागठबंधन की मीटिंग में मंच से पब्लिक के सामने उन्होंने कहा दिल नहीं मिल रहे हैं, हाथ ही मिल रहे हैं। तो राजनीति मैं कह रहा हूँ दिल नहीं मिल रहे हैं, दिल नहीं मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं, विचारधारा नहीं मिल रही है। सिर्फ एक ही विचारधारा है, एक एजेंडा, किसी भी तरह से मोदी जी को हटा दो और भाजपा को सत्ता से बाहर कर दो, इसके अलावा इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। देश के नाम पर जो बात कर रहे हैं तो देश को पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, इनका सबका राजनीतिक इतिहास पूरे देश को पता है। दूसरी बात मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, जितने भी ये दल गठबंधन करके सामने आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं वही बात कहूंगा, किसी भी सूरत में इन सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम के सामने और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर के सामने, विकास के सामने अगर ये अकेले लड़ते हैं तो किसी भी तरह की चुनौती भाजपा के सामने नहीं है। तो भाजपा के काम के कारण और भाजपा के संगठन के कारण ये जो डर है, उस डर की वजह से गठबंधन बन रहा है। और दूसरी बात, आज आप ममता बनर्जी की बात करें, हमारे कितने सांसद हैं वहां पर पश्चिम बंगाल, 2 सांसद है सिर्फ, विधायक कितने हैं? कुछ नाम मात्र के बराबर, एक विधायक। उसके बावजूद ममता बनर्जी इतनी डरी हुई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमारी रैली को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि भाजपा का जो राज है, भाजपा का जो कार्यकर्ता का पूरा कुनबा है या भाजपा का जो परचम है, वो पश्चिम बंगाल में डराने की स्थिति बन रही है। तो वो डर है, उस डर की वजह से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। एक शादी बारात होती है, बहुत से लोग बुलाए जाते हैं, सभी लोग पहुंच जाते हैं, अरे भाई उसका आने जाने को आप मार्केट मानिए। आज भी बताइए, अरविंद केजरीवाल जी आज पहुंच गए, तो क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे क्या? मायावती जी और अखिलेश जी कितनी सीट जयंत चौधरी को दे रहे हैं? वो 2 सीट छोड़ी है, जो जयंत चौधरी भी थे वहां पे। आज राष्ट्रीय स्तर पे तो लेफ्ट भी इनके साथ में है, वहां पर लेफ्ट तो नहीं था, नहीं था उस गठबंधन में। तो मैं कह रहा हूं, ये एक भीड़ है, एक फोटो खिंचाने वाली भीड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, जब चुनाव आएगा ये लोग वापस अलग अलग होंगे। और मैं बताऊं, ये जो गठबंधन चलने वाला है, ये कोई देशव्यापी गठबंधन नहीं है। हर राज्य में जहां जहां इनके आपस में स्थिति लगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो हमको क्लब हो जाना चाहिए, वहां क्लब हो जाएंगे। जहां इनको लगेगा कि भाजपा से हम लड़ सकते हैं, वहां के लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे बता दीजिए कि 78 सीट आपस में बांटने के बाद राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के लिए कितनी सीट बची है उत्तर प्रदेश में? तो आप कौन से मालूम नहीं बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आगे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लड़ रही ना, कांग्रेस ऐलान कर दिया ना, फिर आप किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं? जैसे आप बात करते हैं कि आप राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन के दावे जा रहे हैं, 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, आज की तारीख में पोजीशन ये है कि इनका कोई कॉमन विनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये जो आज का जो फोटो आप मान सकते हैं कि ये फोटो अच्छा फोटो हो सकता है इनके लिए, इतने लोग आए हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। और इस गठबंधन का कोई भी असर भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ेगा, उल्टा भारतीय जनता पार्टी का मतभेद बढ़ने वाला है इनसे। मैं एक पल को महागठबंधन को साइड में रखता हूं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जिसकी तरफ लोग बीजेपी और कांग्रेस बड़ी, भाई ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस ने तो लंबे समय तक हिंदुस्तान, भारत पर सरकार रही है, हिंदुस्तान में राज किया है। ये जो इस तरह की चीज है कि भाई कांग्रेस का जो बार बार यूपी का जो अंदर गठबंधन हुआ, उसका उदाहरण देते हैं अमित गोयल साहब, बीजेपी इसका उदाहरण दे रही है। तो क्या कांग्रेस जिस तरह से आप पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, आप पूरी तरह से ये फील करते हैं कि अब चाहे महागठबंधन का रूप जो भी हो, लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में और ज्यादा ताकत से और ज्यादा क्षमता के साथ मैदान में होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के तमाम जो लोग हैं, आपका जो चैनल है वो अपने आप में एक अलग चैनल है जो मुद्दों पे, जनता मुद्दों पे चर्चा करता है, और उसके बीच में आपकी भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये एक व्यक्ति बनाम है या पार्टी बनाम है या संगठन बनाम है। 46 जो घटक दलों से जो एक एनडीए शुरू हुआ, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं हमारे साथ में 35 दल हैं। उनके साथ में टीडीपी था, आंध्र प्रदेश से लंबे समय तक रहा, छोड़ के चला गया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी थी। शिवसेना बार बार कह रही है। टीआरएस जो था तेलंगाना में, इनके अलायंस की गवर्नमेंट थी, आज वो इनके साथ में नहीं है। और बहुत सी जो दल है जो छोड़ने के लिए तैयार हैं। दल का अपना एक क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है, दल की अपनी एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी सत्तारूढ़ दल के अंदर
जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हो और सत्ता के अंदर आसीन हो, और उसके अंदर सबसे पहले जहां नागपुर पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की चर्चा होती है, राष्ट्र के किसान के मुद्दे पे चर्चा होनी होती है, तब महाराष्ट्र के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जब मुद्दा उठाते हैं तब उन्हें डरा के हटा दिया जाता है और वो इसलिए छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस सत्ता की कुर्सी से बेहतर मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सावित्रीबाई जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों की आवाज नहीं सुनी जाती, वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आज भी जुड़ा हूं, लेकिन मैं पहले इस देश से जुड़ा हूं और मेरी जवाबदेही इस देश के लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहते हैं यशवंत सिन्हा, जिनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, अरुण शौरी जी हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो उसको चुनौती दे रहे हैं। किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं? यहां पे जो नितिन गडकरी जी हैं, जब 3 राज्यों के चुनाव जो नतीजे आए थे, तब उन्होंने सीधा संकेत दिया था कि जवाबदेही लेनी चाहिए। जो अंगद के पांव की जो घोषणा कर रहे थे और जो लहर की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति की जो बात कर रहे थे, उन्हें जवाबदेही लेनी चाहिए। इस देश के अंदर आज ये हो चुका है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आखिर डर किसको है? इस देश के तमाम वो नागरिक जो इस देश के संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, उन सबको डर है, भय है कि इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाना है और वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसलिए अमित शाह जी ने चुनाव आयोग की चर्चा की। चुनाव आयोग की चर्चा पे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने कहा किस प्रकार से आप पार्टी के विधायकों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया और कोर्ट ने उन्हें बहाल किया। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के वो पूर्व चुनाव आयुक्त आके और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि चुनाव आयोग की जो बीमा है वो गिर रही है। वो चुनाव आयोग के पूर्व 9 आयुक्त आके सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इस देश के इतिहास में पहली बार आके देश की जनता से अपील करते हैं और देश की जनता से कहते हैं कि यहां पे प्रक्रिया ठीक नहीं चल रही है। जब हम पद से हट जाएंगे तो हमें इस अपराध बोध होगा, इसलिए हमने रहते हुए उन्होंने बात कही। उन्होंने बात कही, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ में ये रही, सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया, आलोक वर्मा के सीवीसी बयान कोर्ट लिखता है और अस्थाना का जो हस्तलिखित जो सिर्फ उसके साइन किया हुआ लेटर है वो लेके सीवीसी पटना एक जज के पास में जाता है। अस्थाना उनके सामने पेश नहीं होता। सीवीसी की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होती है और पटना एक कहते हैं वहां पे ऐसे कोई आरोप नहीं थे। रात की 1:30 बजे पुलिस के पहरे में उस प्रकार से अपदस्थ किया जाता है जैसे इस देश के अंदर बहुत बड़ा आतंकवादी घुस आया हो। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है। ये कौन कर रहा है? सीबीआई के तमाम संस्थानों में हमला किसने किया? एक दिल्ली की जो एक सशक्त सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय में सीबीआई रेड करती है। दूसरी तरफ हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी के फेरों में बैठे होते हैं, वहां पे सीबीआई की रेड होती है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री के जब राज्यसभा के सांसद के चुनाव होते हैं, तब जहां पे कांग्रेस के सांसद होते हैं, वहां पे सीबीआई रेड करती है। आखिर सीबीआई सिर्फ एक टूल बन के रह गया। राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार निशाने पे लिया जाए, ऐसा इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारी सरकार के अंदर रहते मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने सीबीआई को जांच दी और जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर जनता के प्रति जवाबदेही होती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती। आरबीआई की जो घोषणा आधी रात को जो उन्होंने की, जो नोटबंदी की, उसके बाद में ये आनंद और फानन में लेकर आए। उर्जित पटेल ने कहा मैं अब नहीं रह सकता। आरबीआई का गवर्नर इन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा नहीं रह सकता। भ्रष्टाचार से लड़ने की जो बात थी, मैं मुद्दों की सहायता में बात कर रहा हूं। देश के अंदर 2012 के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। रहा लोकपाल बिल आया, लोकपाल अध्यादेश आया और लोकपाल की जब नियुक्ति का समय आया, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस मीटिंग में जाना उचित नहीं समझा। आज देश का तमाम जो 47 करोड़ युवा मतदाता है वो देख रहा है और जानता है इस देश का अस्तित्व तभी रहेगा जब देश के संवैधानिक क्षेत्र करेगा। और मैं एक और कहना चाहता हूं, इसका चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के अंदर एनडीटीवी पे किस प्रकार से सेंसरशिप लगाई जाती है, किस प्रकार से वहां पे सब चीजें होती है। जी न्यूज पे कभी नहीं गए, किसी और चैनल पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो सरकार से जो प्रश्न पूछता है वो राष्ट्रद्रोही है, सरकार से जो जवाब मांगता है वो राष्ट्रद्रोही है। और जो मोदी जी की और अमित शाह की जो प्रशंसा में गुणगान करे वो ही इस देश में अंदर सच्चा राष्ट्रभक्त है। ये देश का हर नागरिक समझता है और ये देश का नागरिक जवाब देने के लिए तैयार है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पूनम सिंह जी, मोदी जी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, बता दो। 56 मिनट का सीधा वो इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ। और वो इंटरव्यू अभी जानते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ जहाँ स्वतंत्र पत्रकार सवाल पूछे जवाब दो। सुन लो, अरे सुन लो, आपको करिए, मेरा भेजा करके सुन लो। आज तक देखिए
मैं एक बात कर रहा हूँ, नैतिक मूल्यों में गिरावट कैसे बहुत ज्यादा कैसे आई। असम में सरकार बनने की सरकार कांग्रेस की ज्यादा थी, वहाँ पर रात पहुंच के सरकार किसी बना दी उन्होंने। और वहाँ पर जहाँ 2 एमएलए थे इनके, वहाँ सरकार बना रही है। जोड़ तोड़ खरीदारी कौन कर रहा है अभी कर्नाटक के अंदर? तो वो आप बताइए ना जी भंडारी साहब, ये तो कांग्रेस से पूछे। 7 महीने में चंद्रशेखर जी का, 10 महीने का इंद्र कुमार गुजरात का कार्यकाल था, 11 महीने का देवगौड़ा का कार्यकाल था। कौन कर रहा था देश को? देश को स्थिर कौन कर रहा था? देश को पीछे कौन ले जा रहा था? 2.5 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री देश में दिए आप लोगों ने। आप सुन लो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने देश को ले जाना चाहते हो आप? सुन लो, आप देश तैयार नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। कर्नाटक को सजग सरकार चाहिए। 2.5 साल में 3 प्रधानमंत्री दिया आप लोगों ने। 5 जगह कैसी बातें करते हैं आप लोग? कर्नाटक के चुनाव क्या कह रहे थे? 3 महीने में कौन गिराने की कोशिश कर रहा है? ये है कि जो मूल्यों में गिरावट इनके समय में आई लगातार, ये इनके सत्ता में किधर आ जाए, वो नए सवाल यूपी के अंदर जो कि राम में बसे राम और विष्णु इसकी उनको लेके अगर मैं कहता हूँ आपसे हुआ। अमर सिंह जानते हैं, मोदी जी ने उस सवाल के अमर सिंह को कह रहे हैं, अमर सिंह की तारीफ करें। ऐसे मूल्यों ग्रावट आती हो क्या अन्ना हजारे और क्या सुन लो, अन्ना हजारे मारे जिनके कारण आज की तारीख में जरूरी है। राय होने की बात कर रहे हो, पंजाब के अंदर यहाँ छोड़ रही है। आपको पता है क्या? 6 घंटे पहले आते हैं, आप पार्टी छोड़ रही है। 6 घंटे पहले आते हैं और टिकट देते हैं। ममता शर्मा को टिकट दिया। अरे आप लोग कहाँ कहाँ से राजेश भाई नंबर बनाए, बताया क्या आपको? कुमार विश्वास से पूछिए, बता देंगे कुमार विश्वास आपको। कुमार विश्वास के बहुत स्टेटमेंट आए, पढ़िए ना, बहुत जगह वही मैं कह रहा हूँ जो मूल्य गिरावट इनके टाइम में लगातार आ रही है, जनता दे रही, इसीलिए सारे लोग क्यों नहीं चाहते? बताऊंगा सारे लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जनता के प्रतिनिधि इसलिए मक्खियां जब रही है गुड़ के रस्ते महीने कभी। जब ये बात आप करते हैं कि देखिए जो जितने भी राजनीतिक दल हैं एक साथ आ रहे हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक दलों का एक ही एजेंडा होता है, वो होता है जीतना। नहीं इससे क्या है, ऐसे व्यक्ति को हराना, ऐसे ताना से व्यक्ति को जिसे पूरा देश नाम बर्बाद मैं कहना किसने कर लिया? तुम तो सारी वोट लेने माननीय देश पीछे कारण यह है कि चोरी बंद हो गई है देश में, भ्रष्टाचार बंद हो गया है। पुराने जो मामले खुल रहे हैं, कभी कभी आप लोग डरे हुए हैं और आप खुल रहे ना, प्रॉब्लम गुड़ बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, आपका बंद हो गया, चोरी बंद बंद हो गया, तड़ी पार आपका करो ना, तड़ी अरे मैं कह रहा हूँ आतंकवादियों का समर्थन करने के मामले में झूठा फंसाया, आतंकवादियों का झूठा फंसाया, बातें कर रहे हैं। आप दोनों से जवाब ले लो। राशन कार्ड पूरे देश में राशन कार्ड आप 282, अरे मैं कह रहा हूँ राशन कार्ड 282 और मंत्री कौन बन रहे? हारे लोग, जेटली जी हारे हुए वो मंत्री बन रहे हैं। वो फिल्म स्टार टीवी स्टार चाहे छोटी मोटी है वो आ गई वो मंत्री। अरे हारे लोगों को तो मैच में योग ही नहीं है कि आपको बाहर कर दिया, आपको बाहर कर दिया। जवाब दो, पार्टी की कल है तो आपकी जवाब देने में रोज अलग अलग पार्टी जवाब देने दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, एक व्यक्ति की मालूम है। हम बात कर रहे हैं श्याम जी, ये आप आज जब शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद थे, यशवंत सिन्हा थे, अरुण शौरी थे और चूंकि बीजेपी के ही नेता जब मौजूद उसमें हो, मतलब विपक्षी खेमे में दिखाई दें, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए कि बीजेपी में केवल ये असंतुष्ट नहीं होंगे, सारे नेता असंतुष्ट होंगे, लेकिन वो अंदर दबा लेते होंगे अपनी उस पीड़ा को, शायद वो नहीं जाहिर कर पाते होंगे, वो बागियों के सामने आ गए शत्रुघ्न सिन्हा। मुझे इस बात को समझाइए कि आने वाले समय में अभी जनता के बीच में इस तरह की चीजें जब हो रही हैं और जब प्रधानमंत्री लगातार खुद भी रैलियां कर रहे हैं, इस वक्त भाषण दे रहे हैं और महागठबंधन पर वो भी निशाना साध रहे हैं, तो इससे क्या एक चूंकि लोकसभा चुनाव पास में है तो किस तरह का संदेश जाएगा कि बीजेपी को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कहां डैमेज कंट्रोल करना चाहिए अब इस वक्त में, क्योंकि जब चुनाव का 1 मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। देखिए सुधार कीजिए, क्योंकि बीजेपी ने अब शासन कर लिया है, पूरे 5 साल होने आ रहे हैं, अब जनता के बीच में उनको जाकर के बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या। अब आप कह नहीं सकते हमको करना है जी, अब आपको बताना पड़ेगा कि हमने 5 साल के शासन में देश में किस प्रकार की क्रांति पैदा की, किस प्रकार का विकास किया और उसका क्या परिणाम आपको लोगों को देखने को मिला, अभी बताना पड़ेगा। अब क्योंकि अब उनका गठबंधन आज भी 35
लोगों का है और वो इसलिए है कि उनको भविष्य में पता था कि 2019 में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आने के बाद भी उन्होंने अपने लोगों को जोड़े रखा, छोटों को मंत्री बना के रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि 2019 में स्थिति वो नहीं होगी जो उनको 2014 में मिली थी। अब 2014 और 2019 की स्थितियां परिवर्तित है और उनके लोग, पार्टी के लोग भी कुछ खिलाफत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता पड़ा कि मोदी जी हमको कुछ देना नहीं चाहते, वो तो अपने अनुसार चलाना। दो पार्टी, दो लोगों का गठबंधन है जो कि पूरी पार्टी को शासित किए हुए है, बोलने नहीं देते किसी को, करने नहीं देते कुछ भी, कोई करता है तो फिर उसको निपटा देते हैं, ये तरीके होता है। यशवंत सिन्हा क्योंकि मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, वो तो जनता दल के थे, बाद में यहाँ आकर के मिले और फिर उसके बाद उनके सरकार में वित्त मंत्री तक भी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी में काफी टाइम से बाकी थे, भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मूल रूप से नहीं, मतलब संघ के नहीं है, संघ लोबी के नहीं, संघ लोबी के नहीं है, ठीक। क्योंकि जो आरएसएस से जो लोग आते हैं वो असली लोग ये मानते हैं, बाकी के लोग आते हैं जाते हैं, वो उनको ये अपना नहीं मानते। तो भागवत जी भी कह रहे हैं समान सलीके से मर गए। तो ऐसी स्थिति में ये बात भी सही है कि आज की स्थिति में बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि उनके हाथ से जब 3 राज्य बढ़े गए हैं, हिंदी भाषी राज्य, जिसमें कि ये कहते थे कि हम ही हैं, हमारे बिना कोई जीत नहीं सकता, तीनों राज्य जब चले गए, अब चिंता का विषय हो गया कि इस प्रकार से यूपी नहीं चला जाए। यूपी में जो गठबंधन हुआ उसके बाद भी चिंताएं बढ़ी है दोनों की, और पूरे बीजेपी को राष्ट्रीय अधिवेशन जब हुआ तो वो उस गठबंधन की वहां पर पूरी चर्चा की गई कि ये 2 गठबंधन हो रहा है और पूरा हो रहा है। फिर ये भी कहा गया कि कांग्रेस को कुछ नहीं दिया, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार का गठबंधन वहां हुआ उससे हो सकता है कि वोटों का अगर गठबंधन सही तरीके से बैठ गया तो फिर इनको सीटें मिलेगी 25 और उस गठबंधन को मिलेगी 53 और कांग्रेस 2 ही दिख रही है, जयंत को वगैरह कुछ हो जाए। तो ये चिंता का विषय है कि अगर यूपी में आप घट गए, उत्तर भारत के राज्यों में घट गए, तो आप जीतोगे कहाँ पर? आप पश्चिम बंगाल में जीत नहीं सकते, आप उड़ीसा में जीत नहीं सकते जी, आप और बाकी जगह, कई जगह पर जहाँ आप अस्तित्व में आने वाले थे, किसी नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम सीटें हैं, 35 सीटें हैं टोटल, सारे मिला लो 6-7 राज्य हो जाते हैं। तो आखिर 2019 में जब चुनाव होंगे तो सत्ता कैसे मिलेगी वापस से? इस बात की चिंता दोनों वो दल तेजी से कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में इसी प्रकार की चिंता हुई। अभी क्योंकि अमित शाह बीमार हो गए तो इनकी पार्टी भी बीमार हो गई, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब शासन करता है और सारा करता है तो उससे पार्टी नहीं चलती। पार्टी को फिर मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति के छटक जाने से क्या कुछ हो जाएगा। तो आप देखिए वो स्वस्थ हो, हम भी कहते हैं कि वो जल्दी से स्वास्थ्य प्राप्त करें और अपने पार्टी को फिर से संभालें, लेकिन ये चिंता का विषय हो जाता है। 10 दिन अगर हो गए तो पीछे हट जाएंगे, बहुत सारी सीटें जीतने की स्थिति बनेगी, नहीं बन पाएंगी, क्योंकि रणनीति पूरे देश में उनके जिस प्रकार से वो ताना बाना बुन रहे थे, ताना बाना रुक गया है। आज कोई कहने वाला नहीं है कि किस प्रकार का गठबंधन, हम किस प्रकार से कहाँ जाने वाले आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश में अपनी बात कह करके पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन गठबंधन का काम, सारी बातों का काम, क्या कुछ करना है, वो सब अमित शाह करते हैं। लेकिन एक चीज आपने जब आपने यूपी का जिक्र कर रहे थे, तो एक चीज कि भाई देखिए, जो 2 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, अगर उसमें जिस तरह से जो सीटों का बंटवारा है और कांग्रेस को 2 सीट है, अगर ऐसी दूसरी जो अन्य पार्टियां जो मजबूत हैं रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो मजबूत पार्टियां हैं, वो अगर अपना गठबंधन करती है, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो पाती है बेहतर ढंग से, तो क्या ये प्री गठबंधन, मतलब चुनाव से पहले का जो गठबंधन, जब चुनाव के बाद, तो क्या ये चीजें कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है या कांग्रेस का एक बेनिफिट चल रहेगा? क्योंकि कांग्रेस की अपनी स्थिति हो गई है, कमजोर स्थिति के कारण ये सब कुछ हुआ है। अब वो धीरे धीरे सुधार करने की स्थिति हमारी सब जगह वो मजबूती के साथ उतर पाएगी, ये संभव नहीं है। अब आप राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, तो जो उनका कांग्रेस का एक एजेंडा भी है कि भाई देखिए प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा कि कौन होगा, राहुल गांधी, चर्चा हो जाती है। पहली बात होती है कि वो कहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कब आएंगे। राहुल गांधी ने कहा अगर हम मजबूती के साथ केंद्र में आए तो प्रधानमंत्री बनने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। अब उन्होंने पीछे अपने आप को हटाने की कोशिश की कि हमको मोदी को बाहर करना सत्ता से। हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री परिस्थिति पैदा करेगी, जो दल सबसे ज्यादा सीटें लाके आएगा सामने, उसका ग्रुप का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये गठबंधन किस प्रकार का मजबूती के साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये सब भविष्य के उसमें छुपा हुआ है। गठबंधन की सरकारें हमेशा से बिखरती रही हैं। नहीं, क्यों
नरसिम्हा चलाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी चलाई थी, सरकार चली गई, चलाई थी। 7 महीने समर्थन दिया था, जल्दी बिखर गया। नहीं, उसके बाद में 10 साल यूपी जाएगा, 7 महीने प्रधानमंत्री, सुन लो, 10 साल यूपी जाएगा, प्रधानमंत्री रहे, 11 महीने प्रधानमंत्री, वाजपेयी समर्थन दिया बाहर से, वाजपेयी शहजाल करो 3 आपने बताया, वाजपेयी शहजाल कांग्रेस समर्थन दिया बाहर से, रही है, मुख्यमंत्री दिए, 3 प्रधानमंत्री, और आपकी भी गठबंधन सरकार ही है। अमित जी, अभी गठबंधन सरकार इनकी भी तो है कि गठबंधन की सरकार चलती नहीं है, लेकिन इस तरह का गठबंधन जो बन रहा है, मजबूरियों की सरकार चलती है। नरसिंह राव ने पूरे 5 साल कराई सरकार, और 10 साल कांग्रेस थी, यूपीए की सरकार 10 साल चली, 10 साल चली। अब ये वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार है, नहीं एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार। ये कहना तो गलत है, गठबंधन की सरकार आज चल रही है, आने वाले समय भी चल सकती है, लेकिन ये है कि उस वक्त स्थितियां कुछ और होती है। इनकी गठबंधन चल रही है ना, वहाँ पर बिहार में किसी चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से श्याम जी आपको वहाँ तय करना पड़ता है। श्याम जी, बिहार में किसी सरकार चल रही है, किया क्या बिहार में गठबंधन इनका? जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जब चलाते हैं तो गठबंधन की सरकार अच्छी होती है, कोई दूसरा चलाएगा तो गठबंधन की सरकार की कमियां। तो ये सब चीजें, परिस्थितियां देश में किस प्रकार की पैदा होगी, किस प्रकार का माहौल पैदा होगा। लेकिन आज की स्थिति में तो ये बात तो सही है, सबका कहना है कि किसी प्रकार से हम मोदी को बाहर करेंगे, या जो अभी मोदी का सरकार है बाहर करना चाहेंगे, तो वो गठबंधन जुड़ने की कोशिश हो रही है। तो क्या जो इनका वोट बैंक, जो क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक है, वो जब एक दूसरे के मर्ज होता है, जब एक दूसरे की तरफ फ्लो होता है उसका, जब संगठन आप एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव और जातियों के हिसाब से, तो क्या ये जो इससे फायदा पहुंचेगा रीजनल पार्टी जो इस तरह से लड़ेंगी चुनाव? देखिएगा गठबंधन का, जैसे पश्चिम बंगाल में गठबंधन किस प्रकार का, मतलब जो बीजेपी का वोट बैंक है, क्या वो भी छिटक सकता है इससे? बीजेपी, अब देखिएगा जो यूपी में जिस प्रकार के जाटव और यादव मिल जाते हैं, वो बहुत बड़ा पहले भी हुआ है, क्योंकि इस 91 में जब इन्होंने गठबंधन किया था, सरकार ले आए थे। अब आज जिस प्रकार से यूपी में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी आई है, अब आने वाले टाइम में नहीं आएगी, तरह से स्थिति पैदा हो जाएगी, मतलब फूलपुर आ गया ना, जहाज से ये सारी चीजें आने वाला देश में इस प्रकार का माहौल होगा, क्योंकि बहुत दिन नहीं रहे अब। आपके देखिए अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा, 9 चरणों में चुनाव होगा देश में, तो बहुत कम समय, केवल 2 महीने का समय रहेगा सामने। तो अब इस सारी बातों को लेकर ऐसा लग रहा है कि गठबंधन तेजी से पनपेगा, और किस प्रकार का पनपेगा, क्योंकि आज जितने लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की शपथ हुई थी तो आए थे यहाँ पर 12 और मध्य प्रदेश में 8 रह गए थे, लेकिन आज ममता जी ने जो आह्वान पर रैली हुई है, वहां पर 23 गठबंधन के लोग पहुंचे हैं, तो कहा जा सकता है कि कुछ मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार का क्या होगा, ये तो सब भविष्य में उसमें घर में छिपा हुआ है, लेकिन कह सकते हैं जी जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे गठबंधन का रूप निखर के सामने आएगा, क्योंकि मजबूरी है, गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर आप देश में एकता के रूप में जुट ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त सब चीज छोड़ करके गठबंधन हो, और मोदी जी के गठबंधन से हावी कैसे हो, चुनौती कैसे दे, ये सबसे बड़ा। बहुत जल्दी शॉर्ट कमेंट आपसे लूंगा आप लोगों से। अमित जी, अब जो स्थिति आपके सामने है लोकसभा चुनाव में, अब की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है? आपकी बात भाई, देखिए बीजेपी को आप इस वक्त क्या मानते हैं? पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं कि क्या केवल मोदी जी का करिश्मा चल जाएगा? बहुत संक्षिप्त में मुझे बता दीजिए। देखिए, मोदी जी का करिश्मा लगातार चलता है, और मोदी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के काम कार्यकर्ता करिश्मा भी चलेगा। 3 राज्यों में हारे हैं, उन अगर वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो सबको पता है कि कितने मामूली अंतर से हम पीछे रहे, तो निश्चित रूप से मानने चलिए लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं लगी है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। जी, आपसे भी शॉर्ट कमेंट चाहता हूँ कि आगे महागठबंधन में आप ठीक है, आप आज वहाँ केजरीवाल जी ने बहुत बेहतर भाषण भी दिया, लोगों की तालियां भी मिली। क्या ये जो महागठबंधन है, इसमें आप लोग इस तरह की जो बात है मोदी सरकार को शिकस्त देने में? देखिए, महागठबंधन जो बन गया है ये एक्चुअली में, चाहे अगर कहीं इनकी नहीं भी जुड़ेंगे, लेकिन ये रहेगा कि भाजपा को कैसे न कैसे हराना है, वही ऑब्जेक्ट रहेगा इनका। आप देखिए, इनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, हर उपचुनाव से सारे हार गए। मोदी ने तो चुनाव लड़ गया, अभी 3 स्टेट के अंदर 5 स्टेट में हारे ये, 3 में तो 5 में लड़े थे, और वहाँ क्या हालत थी, 135 जमा जब्त हुई इनकी। तो हाँ, नहीं थे नहीं, अपने आप समझ कह रहे हैं, तो पूरे देश में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी हो रही है। तो सवाल ये है कि सब जगह लगातार इनका ग्राफ गिरता जा रहा है, मोदी जी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। मोदी जी ग्राफ अगर मान लिया जाए तब भी सब में तो हारते ही, अगर 2014 वाली स्थिति आज हो, 14 की मोदी लहर हो, तब भी अगर मिल के लड़े तो मोदी जी हार जाते हैं। आशीष चौधरी साहब, एक मुझे लास्ट कमेंट चाहिए आपका।
मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो आप बार बात चर्चा करते हैं कि एक या तो भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, पहले अलायंस होता है, उसके बाद में भी पार्टी छोड़ सकता है और बहुत से दल छोड़ के गए हैं, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर रहे। पहले आपका गठबंधन हो गया और सत्ता में आने के बाद में आप छोड़ के जाते हैं, ये सब चीजें रास्ते खुले और ये एक घटक दल की ही सरकार रही है। लेकिन ये सरकार कब घटक दल की नजर आई इस देश के अंदर? तब नजर आई जब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो हारते गए और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के जीते हुए सांसद छोड़ते गए। मैं कह रहा हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, तमाम प्रदेशों के अंदर पूर्ण बहुमत तमाम सांसद जीत के आए थे। आज इन तमाम जो राज्यों के अंदर पूरे जो दर्शक हैं वो स्वयं तय कर लें। छत्तीसगढ़ के अंदर 10 सांसद भाजपा के जीत के आए, सिर्फ एक कांग्रेस का था। तमाम राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 जीते, 24 भाजपा के थे। आज चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, जितनी जो सीटें थी उससे आधी भी नहीं आने वाली हैं। वो जानते हैं कि इस देश के अंदर अहंकार भारी नहीं होना चाहिए, जवाबदेही भारी होनी चाहिए। ये अहंकार का जवाब होगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए और जिस तरह के जो परिणाम आए, उसके बाद से ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये एक ट्रेलर होगा, ये जो 3 राज्यों के चुनाव है एक ट्रेलर होगा जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। अब लोकसभा चुनाव में किस तरह की स्थितियां रहेंगी, किस तरह की स्थितियों से जो चुनाव है ये दिख रहा है कि काफी रोचक रहने वाला है ये लोकसभा का जो रण है। और जो बीजेपी है, जो वर्तमान मोदी सरकार है, निश्चित तौर पर परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। महागठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसको सत्ता से हटाया जाए। तो आने वाले समय में जनता किस और रुख करेगी, किस तरह का इसका परिणाम रहेगा, जनता को क्या मोदी सरकार की योजनाएं जो मोदी सरकार बनाती आई लगातार और उनके ही बल पर चुनाव मैदान में है, क्या वो योजनाएं प्रभावित कर सकी, क्या उनसे जनता जुड़ सकी, ये सब आने वाले चुनाव के भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। चुनाव परिणाम से पता लगेगा। खासतौर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।